लफ्जों की जादूगरी से समाज की तल्ख हकीकतों को कागज के सीने पर उतारने वाले अफसाना निगार का नाम है सादत हसन मंटो। सादत हसन मंटो ने समाज को बड़ी पैनी निगाह से देखा और फिर उन्हीं कैफियत, उन्हीं मसाइल और उसी दर्द को कुछ इस अंदाज में कहानी का रूप दिया कि जिसे पढ़कर कुछ ने तो उनके कलम में तंज का एहसास किया और कुछ ने उसमें छिपे दर्द को काफी गहराई से महसूस किया। बावजूद इसके वो हमेशा अपने अफसानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं और आज भी उनकी फनी सलाहियत मौजूए गुफ्तगू बन जाती है। और इसीलिए आज हमने मंटो पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में कुछ मेहमानान को मदऊ किया है। तो सबसे पहले हम आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सादिक साहब। आपका अपने स्टूडियो में हम खैर मकदम करते हैं। मंटो पर आपने काफी काम किया हुआ है। इसके अलावा हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है प्रोफेसर इब्ने कमल साहब को। आपका हम अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। और नाजरीन, हमने बुलाया है जनाब अनीस आजमी साहब को, जो कि एक बेहतरीन रंगकर्मी हैं, और डॉक्टर नरेंद्र मोहन साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने मेहमानान से जनाब मंटो के बारे में बातें करें, उनकी शख्सियत पर बात करें, उससे पहले हम आपको उनकी जिंदगी के चंद पहलुओं के बारे में बताते हैं। सादत हसन मंटो का शुमार उर्दू के विश्व स्तरीय कहानीकारों में किया जाता है। मंटो ने न केवल खोल दो, ठंडा गोश्त, बू, काली शलवार, मेरा नाम राधा है, नया कानून और टोबा टैग सिंह जैसी ख्याति प्राप्त कहानियां लिखी, बल्कि फिल्मों और रेडियो के लिए भी काम किया। वो एक बड़े पत्रकार भी थे। अपने संक्षिप्त जीवन में उनकी कहानियों के 22 संग्रह प्रकाशित हुए। एक उपन्यास और 5 रेडियो ड्रामों के संग्रह, 3 लेखों के संग्रह और 2 खाका निगारी पर आधारित संग्रह भी प्रकाशित हुए। अश्लीलता का वर्णन करने के आरोप में मंटो पर 3 बार स्वतंत्रता से पूर्व और 3 बार बाद में पाकिस्तान में मुकदमे चले, परंतु उन्हें कभी सजा नहीं हुई। उन्होंने साहित्य के बड़े स्तंभों की रचनाओं के अनुवाद किए। इससे उनकी अपनी शैली बनी। ने तो दरअसल तकसीम को तस्लीम ही नहीं किया था। देखिए, फनकार कहीं भी हो तो हम सब जानते हैं कि फनकार चाहे हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, पूरी दुनिया का होता है, लेकिन जहनी तौर से मंटो ने तस्लीम नहीं किया था। कहीं आपको उसमें पाकिस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में ऐसा नज़र नहीं आता। पाकिस्तान जाने के बावजूद भी उसने, बल्कि हमारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं एजाज हुसैन, उन्होंने तो एक जगह लिखा है कि 1940 से लेके 1960 तक पाकिस्तान का कोई अहम शायर, तनकीद निगार, कहानी निगार और कोई इंटेलेक्चुअल ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया हो। ये अजीब बात एजाज हुसैन ने लिखी है। लेकिन मंटो के बारे में तो मैं 100% कह सकता हूँ कि उसने पाकिस्तान को ज़हनी तौर से तस्लीम नहीं किया था। विभाजन के जमाने में मानवीय मूल्यों के विनष्टीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिकता के दर्द को उजागर करना उन्होंने अपने लेखन की विशिष्टता बना ली। मंटो की टोबा टैग सिंह इसी दुखद त्रासदी की एक बेमिसाल कहानी है। विश्व साहित्य के परिप्रेक्ष्य में सादत हसन मंटो को चेखव और मोपासा के स्तर का कहानीकार माना जाता है। निश्चित रूप से वो उर्दू साहित्य के D.H. लॉरेंस कहलाने के योग्य हैं। उर्दू के समीक्षक सैयद आबिद अली आबिद ने मंटो के मानसिक रवैये के सिलसिले में सच ही लिखा है कि मंटो ज़हनी तौर पर शायद समकालीन युग का सबसे शक्तिशाली और स्वस्थ साहित्यकार है। इसीलिए मानसिक रोग और मनोवैज्ञानिक उलझन को वो फौरन पहचानता है, जबकि वो स्वयं किसी मनोवैज्ञानिक उलझन का शिकार नहीं है। मंटो पंजाब के लुधियाना शहर के समराला इलाके में एक कश्मीरी वंशावली के बैरिस्टर गुलाम हसन मंटो के घर 11 मई 1912 में पैदा हुए। प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुई। बचपन से ही उनका आकर्षण पढ़ाई की तरफ कम और कला, साहित्य और रंगमंच की तरफ ज्यादा था, परंतु मंटो को उन्हीं दिनों में अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने का शौक पैदा हो गया था। 1931 में उन्होंने अमृतसर में हिंदू सभा कॉलेज में दाखिला लिया, जो पहले ही स्वतंत्रता आंदोलन के कारण हंगामों और इनकलाबी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। तो नाजरीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर सादिक साहब से। सादिक साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मंटो की जो अफसाने की समाजी मानवियत है वो क्या है? देखिए, मंटो 20वीं सदी के
ان ہندوستانی قلمکاروں میں ہیں جنہوں نے ساری عمر اب جو کچھ تجربے کیے تھے زندگی کے، جو کچھ مشاہدے کیے تھے، انہیں صرف اور صرف اپنے فن میں پیش کرنے کا کام کیا۔ منٹو کے افسانے خواہ وہ کسی بھی قسم کے ہوں، اس میں ہر افسانے میں، ان کے معمولی سے معمولی افسانے میں اور بڑے سے بڑے افسانے میں آپ دیکھیں گے کہ زندگی اپنی گوناگوں رنگوں کے ساتھ، اپنی تلخیوں کے ساتھ، اپنی خوشیوں کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس میں جلوہ گر ہمیں نظر آتی ہے۔ اس میں غریبوں کے اور نچلے طبقے کے لوگوں کو بھی نمائندگی دی ہے انہوں نے، اور ان پر کافی لکھا ہے۔ عورتوں کے مسائل پر بھی انہوں نے خصوصی توجہ دی ہے، اور عورتوں کو انہوں نے جس انداز میں اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ سماج میں ہمارے ان کا جو مقام ہے وہ صحیح مقام نہیں ہے، اور اس میں ایک تبدیلی آنا چاہیے۔ انہوں نے بچوں پر بھی توجہ دی، اور ان کے کئی افسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کرداروں کے روپ میں ہمیں بچے نظر آتے ہیں، اور ان کے مسائل کو بھی منٹو نے اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے۔ منٹو نے صرف افسانے ہی نہیں لکھے، اس وقت کا ایک بہت ہی جیونت میڈیا ریڈیو ہوا کرتا تھا، تو ریڈیو کے لیے بھی ڈرامے لکھے انہوں نے، اور ریڈیو ڈرامے کے جو بانی مبانی رہے ہیں، شروع میں جو ریڈیو ڈرامے ہمارے پاس لکھنے والوں میں رہے ہیں اردو اور ہندی میں، ان میں منٹو کا نام بھی سر فہرست لیا جاتا ہے، اور ان کے یہ سارے ڈرامے بھی ان کے افسانوں سے کوئی زیادہ مختلف نہیں تھے۔ ان میں بھی وہی موضوعات، وہی مسائل، ہندوستان 20ویں صدی کے ہندوستان کی اگر صحیح تصویریں دیکھنا ہو، ان کی اندرونی تصویریں دیکھنا ہو، اور ان کی بالکل یہ سمجھیے کہ حقیقی عکاسی کی بات ہو، تو ہمیں منٹو کی ان تحریروں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بالکل، ان کے افسانوں میں کہا ہی جاتا ہے کہ ظرافت بہت کم نظر آتی ہے اور طنز زیادہ نظر آتا ہے، یعنی افسانوں میں ان کے جو سماج کے جو حقائق ہیں، تلخ حقیقتیں تھیں، وہ نشتر کا کام کرتی ہیں، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ سب ان کی جو ذاتی زندگی تھی اس کے تعلق سے انہوں نے لکھا۔ جی ہاں، تلخی تو ہے ہی۔ جی، دراصل ان موضوعات پر اور ان مسائل پر جب آدمی لکھنا شروع کرتا ہے، اور کوئی حساس قلم کار جو کہ ان مسائل کو اندر تک دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، جب وہ ان مسائل پر لکھے گا اور پورے خلوص کے ساتھ لکھے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تلخی کا آنا ناگزیر ہے، اور ایک فطری سی چیز ہے کہ وہ تلخی ان کی تحریروں میں نمایاں ہوتی ہے۔ جنسی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ابھارا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے عورت کے درد کو، عورت کے لیے بڑا گہرا، یہ سمجھیے کہ بہت ہمدردی رکھتے تھے عورت ذات کے ساتھ۔ وہ اس کی وجوہات کچھ بھی رہی ہوں، کیونکہ ان کے والد کی دوسری بیوی تھیں ان کی والدہ، اور اپنے سماج میں، خاص طور سے ہندوستانی سماج میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں سے متعلق رہا ہو، اس میں عورت کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ ہے۔ پریم چند کے یہاں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، پریم چند کے یہاں ہمیں دیہاتوں کو لے کر زیادہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن منٹو کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شہری زندگی، اور شہری زندگی میں جو ہے یہ ویشیاؤں کا بھی ذکر جو ہے بہت زیادہ آیا ہے۔ تو ویشیا کو ایک اچھی خاصی عورت ہے، اس کو جو ہے ایک پیشہ ور عورت بنا دینے میں ہمارے سماج کا جو کردار ہے، ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، وہ جس پر اظہار تعصب بھی کرتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ برائی جو ہے اس میں ملوث بھی رہتے ہیں۔ تو اس حالت کو، جو کہ عورت کی حالت ہے ہندوستانی سماج میں، اس کو وہ بدلنا چاہتے تھے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں فحاشی ہے، حقیقت میں فحاشی نہیں ہے۔ اس فحاشی کے ذریعے سے جب ہم بہت اندر جا کر جب دیکھیں گے، تو ہمیں عورت کے دکھ اور درد، اس کی مصائب، اس کی تکالیف اور اس کا درد، یہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے، اور جسے منٹو نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے اجاگر کیا ہے۔ قمر صاحب، ہم آپ سے اس بارے میں ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سعادت حسن منٹو کی خاکہ نگاری پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ماسک آفاق میں پرکاشت منٹو کے خاکے شبد چتر لیکھن گنجے فرشتے شیرشک سے کتابی روپ میں پرکاشت ہوئے۔ گنجے فرشتے کے پراکتھن میں منٹو نے سچ ہی لکھا تھا، میں بناؤ شرنگار کرنا نہیں جانتا، آگا حشر کی بھینگی آنکھ مجھ سے سیدھی نہ ہو سکی، اس کے منہ سے گالیوں کے بجائے میں پھول نہ جھڑا سکا،
मीरा जी की जलालत पर मुझसे स्त्री न हो सकी और न मैं अपने दोस्त श्याम को मजबूर कर सका कि वो बरखुद गलत औरतों को सालियां न कहे। इस किताब में जो फरिश्ता भी आया है उसका मुंडन हुआ है और ये रस्म मैंने बड़े सलीके से अदा की। इसमें उन्होंने फिल्मी दुनिया की प्रख्यात हस्तियों अशोक कुमार, श्याम, नरगिस, नूरजहां, सायरा बानो की माँ नसीम आदि पर खाके शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने साहित्यिक व्यक्तित्वों जैसे मीरा जी, आगा हशर कश्मीरी और चुगताई के व्यक्तित्व और कृतियों पर भी लिखा। मंटो ने खाका निगारी को एक नई शैली अता की। खाका निगार के तौर पर मंटो की अपनी अलग पहचान बनी। उन्होंने अपने खाकों में बड़ी जानदार कलमी तस्वीरें पेश की। 1952 में गंजे फरिश्ते के अतिरिक्त भी मंटो के अन्य 2 और खाकों पर आधारित संग्रह 1955 में लाउडस्पीकर और 1956 में शख्सियतें प्रकाशित हुए। खाका लिखने के लिए जो समझ, जो अंडरस्टैंडिंग उस शख्स की सब्जेक्ट के कैरेक्टर की, उसके किरदार की जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मंटो को उसमें भी कमाल हासिल था। लेकिन मंटो के खाकों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो इतनी दिलचस्पी का सामान उनमें होता है कि क़ारी उस शख्स की शख्सियत के मुख्तलिफ औसाफ में जो जिस तरीके से वो उनको बयान करते हैं डूब कर रह जाता है और उसकी दिलचस्पी खाके में बिल्कुल वैसे ही बरकरार रहती है जैसे कि अफसाना पढ़ते हुए। ये मंटो के खाके की एक बहुत बड़ी खसूसियत थी। खाका निगारी में उन्होंने किसी प्रकार की जानिबदारी से काम नहीं लिया क्योंकि मंटो ने केवल कलम ही को अपनी रोजी रोटी का साधन बनाया हुआ था। इसलिए अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की खातिर वो लगातार और तेजी से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए खाके लिखने लगे थे। आइए इसी बारे में हम इब्ने कंवल साहब से जानते हैं कि मंटो की जो खाका निगारी है इस बारे में आपकी क्या राय है। देखिए, अभी जैसे प्रोफेसर सादिक साहब ने फरमाया और हम सब जानते हैं कि मंटो 20वीं सदी का बहुत बड़ा अफसाना निगार है जी। और होता यह है कि जब कोई फनकार किसी ख़ास सिन्फ से वाबस्ता हो जाता है तो उसके दूसरे काम जो हैं वो छुप जाते हैं जी। तो आप देखें कि मंटो को हम बहैसियत अफसाना निगार बड़ा मानते हैं, लेकिन उसके जैसे दूसरे काम हैं, खाका निगारी या ड्रामे भी उन्होंने लिखे, थिएटर से, फिल्म से भी वाबस्ता रहे जी। वो उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे दानिस्त में मैं समझता हूँ कि ये वो ज़माना है जब मंटो ने लिखना शुरू किया था, जिस ज़माने में उर्दू में खाका निगारी की इब्तिदा ही हुई थी। 2-3 दहाइयाँ ही शुरू हुई थी कि मौलवी अब्दुल हक ने, फरतुल्लाह बेग वगैरह ने लिखना शुरू किए थे। तो मंटो ने भी उसी ज़माने में खाके लिखे और शायद आपको इल्म हो कि मंटो के 22 खाके मंटो ने लिखे और 22 खाकों के 2 मजमूए हैं। एक जो गंजे फरिश्ते के नाम से है उसमें 10 खाके हैं और दूसरे में 12 खाके हैं जी। और ख़ुद इसके अलावा जो है मंटो ने खुद अपने ऊपर भी सादत हसन के नाम से एक खाका लिखा। तो आप ये देखें कि मंटो खाका, अभी जैसे आपने एक बात पूछी थी कि मंटो के यहाँ ज़राफ़त नहीं है जी, लेकिन यहाँ खाका निगारी में मंटो की दूसरी शक्ल नज़र आती है। वहाँ अफसाने जब वो लिखता है तो इतने सीरियस, इतना संजीदा और संजीदा मौज़ूआत पर अफसाने लिखता है कि पढ़ने वाला भी संजीदा हो जाता है। लेकिन जब वो खाका लिखने बैठता है तो उसके अंदर ऐसे ज़राफ़त या ऐसे ये समझिए कि चुलबुलापन उसके अंदर फूट के आ जाता है या उभर आता है कि पढ़ने वाला जो उसका खाका पढ़ता है वो भी उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है, क्योंकि उनका ताल्लुक़ फिल्म से था। उन्होंने फिल्मी हस्तियों पर भी खाके लिखे। उनका मशहूर खाका है जो उन्होंने लिखा अशोक कुमार पर, नरगिस पर, नूरजहां पर, श्याम पर, ये उन्होंने खाके लिखे। इस पर बहुत से खाके लिखे हैं। आज के दौर में, आज के तनाजुर में उनके खाकों पर इतनी बात क्यों नहीं होती? ये अफसोस की बात है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि बड़े जैसे होता है ना कि बरगद के दरख्त के नीचे कोई छोटा दरख्त नहीं पनप पाता, वो अफसाना निगार की हैसियत से हमने उसे इतना हाईलाइट किया है कि वो उसकी खाका निगारी दब जाती है।